जब कोई जीनियस कहता है तो सबसे पहला नाम क्या आता है दिमाग में? आइंस्टाइन, है ना? लेकिन इस महान दिमाग के पीछे ना एक बहुत ही हैरान कर देने वाली और सच कहूं तो एक बहुत ही मानवीय कहानी छिपी हुई है। तो चलिए आज उसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। यकीन होता है तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ये शब्द एक टीचर ने उस बच्चे से कहे थे जिसे आज हम दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं। सोचिए, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उनके शुरुआती जीवन के संघर्षों की बस एक छोटी सी झलक है ये। तो इनकी कहानी शुरू होती है इनके बचपन से, जो कि सच कहूं तो काफी अलग था। मतलब जैसा हम सोचते हैं ना कि कोई जीनियस है तो बचपन से ही कमाल के संकेत देता होगा, वैसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि उनका बचपन खामोशी, ध्यान से चीजों को देखने और एक गहरी जिज्ञासा से भरा हुआ था। असल में आइंस्टाइन ने बोलना ही बहुत देर से शुरू किया। मतलब 2 साल की उम्र तक वो बिल्कुल खामोश थे। परिवार वाले इतने परेशान हो गए थे कि उन्हें लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम है। पर सच तो ये था कि उनका दिमाग बस दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देख रहा था, उसे प्रोसेस कर रहा था। और फिर एक दिन बस एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी घटना ने उनकी इस जिज्ञासा को एक ऐसे जुनून में बदल दिया जो जिंदगी भर उनके साथ रहा। ये सब शुरू हुआ एक साधारण से कंपास से। उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिखाया और बस वो उसे घंटों देखते रहे। वो हैरान थे कि आखिर ऐसी कौन सी अनदेखी अदृश्य शक्ति है जो इस सुई को हमेशा हमेशा उत्तर की तरफ ही रखती है, चाहे कंपास को कितना भी घुमा लो, हिला लो। और बस उसी एक पल में उनके दिमाग में एक सवाल बैठ गया जो उनकी पूरी जिंदगी का मकसद बन गया। ये अदृश्य शक्ति है क्या? अब यही जिज्ञासा उन्हें आगे तो ले गई, लेकिन यहीं से उनके असली संघर्ष की शुरुआत भी हुई। उनका सोचने का जो अनोखा तरीका था ना, वो उस समय की सख्त और पारंपरिक पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। एक तरह से ये एक टकराव था। स्कूल में तो उनकी ये जिज्ञासा एक मुसीबत बन गई। सोचिए, जहां बाकी बच्चे बस जवाब रट रहे होते थे, ये हर छोटी बड़ी बात पे पूछते थे क्यों। जाहिर है उनके टीचर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें तो यहां तक कहा गया कि भाई इतने सवाल मत पूछा करो। हालात ये थे कि वो यूनिवर्सिटी की पहली एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए, और जब पहुंचे भी तो प्रोफेसर उन्हें कहते थे ये लड़का कुछ ज्यादा ही सोचता है। नतीजा, डिग्री पूरी होने पर उनके हाथ में एक भी नौकरी नहीं थी। तो अब कोई सोच भी कैसे सकता था कि विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियां, सबसे बड़ी खोजें एक शांत से पेटेंट ऑफिस की 4 दीवारी के अंदर होने वाली थीं। इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में जरा सोचिए। दिन में उनकी नौकरी थी एक 3rd क्लास पेटेंट क्लर्क की, मतलब दूसरों के आविष्कारों की फाइलों को जांचना। और जब वो काम खत्म होता था तो अपने बचे हुए समय में अपने दिमाग के अंदर वो ब्रह्मांड के नियमों को ही फिर से लिख रहे थे। और फिर आया साल 1905, एक ऐसा साल जिसे विज्ञान के इतिहास में एनस मिराबिलिस कहा जाता है, यानी कि चमत्कारों का साल। सिर्फ 1 साल के अंदर उस 26 साल के क्लर्क ने चार ऐसे पेपर्स पब्लिश किए जिन्होंने फिजिक्स की पूरी दुनिया को, उसकी नींव को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि रोशनी सिर्फ एक लहर नहीं बल्कि छोटे छोटे कणों से बनी है। उन्होंने एटम्स यानी परमाणुओं के होने का ऐसा पक्का सबूत दिया जिसे कोई नकार नहीं सका। और उन्होंने समय और स्पेस के बारे में हमारी सदियों पुरानी समझ को ही पलट कर रख दिया। और इसी चमत्कारी साल में उन्होंने दुनिया को वो समीकरण दिया जो आगे चलकर विज्ञान का और शायद जीनियस का ही सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला था। E=mc²। ये सिर्फ कुछ अक्षर और नंबर नहीं है, नहीं, ये ब्रह्मांड का एक बहुत गहरा राज खोलते हैं। ये हमें बताते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा यानी मैटर और एनर्जी असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को पदार्थ में। इसका सीधा सा मतलब ये था कि एक बहुत छोटे से कण में भी इतनी ऊर्जा छिपी हो सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इन खोजों के बाद वो गुमनाम क्लर्क अब गुमनाम नहीं रहा। वो दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बन गया। लेकिन इस शोहरत के साथ आई कुछ बहुत भारी जिम्मेदारियां, एक ऐसा बोझ जिससे उन्हें अपनी पूरी जिंदगी उठाना पड़ा। कई सालों तक ना दुनिया ने उनके इस कमाल के काम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन फिर आया 1919 का साल। एक सूर्य ग्रहण हुआ और उस ग्रहण ने उनकी थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने सच साबित कर दिया। और बस रातों रात आइंस्टाइन दुनिया के सबसे मशहूर इंसानों में से एक बन गए। उनका असर, उनका प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जब उन्हें डर हुआ कि नाज़ी जर्मनी परमाणु हथियार बना सकता है, तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी।
और उसी एक चिट्ठी ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन जब उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया तो आइंस्टाइन का दिल टूट गया। सोचिए, जिस ज्ञान ने ब्रह्मांड के सबसे सुंदर रहस्यों को खोला था, उसी ज्ञान ने इंसानियत के सबसे बड़े विनाश को जन्म दे दिया। उन्होंने बाद में इतने गहरे अफसोस के साथ कहा कि अगर उन्हें जरा भी अंदाजा होता कि इंसान इसका ऐसा इस्तेमाल करेगा तो वो एक वैज्ञानिक की जगह एक घड़ी बनाने वाला बनना पसंद करते। और उनकी कहानी का अंत भी ठीक वैसे ही होता है जैसे इसकी शुरुआत हुई थी, एक सवाल के साथ। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब वो अपनी आखिरी सांस तक तलाशते रहे। उनकी जिंदगी का जो आखिरी सपना था, जो आखिरी खोज थी, वो थी यूनिफाइड फील्ड थियरी। मतलब एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसी इक्वेशन जो ब्रह्मांड की हर ताकत को, गुरुत्वाकर्षण से लेकर बिजली और रोशनी तक, सब कुछ एक ही सरल से नियम में बांध सके, जिसे हम कह सकते हैं थियरी ऑफ एवरीथिंग। यही वो बड़ा सवाल था जो उन्हें अपने आखिरी सालों में भी चैन से बैठने नहीं दे रहा था। क्या सच में एक ही समीकरण, एक ही इक्वेशन इस पूरी असलियत को, इस पूरे ब्रह्मांड को समझा सकती है? ये एक ऐसी खोज है जो आज भी मॉडर्न फिजिक्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इस सवाल का जवाब वो अपने साथ ही ले गए। उनके जो आखिरी शब्द थे वो जर्मन में थे, और उनके पास जो नर्स खड़ी थी वो समझ नहीं पाई। तो उनके वो आखिरी शब्द भी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गए, बिल्कुल उस ब्रह्मांड की तरह जिसे समझने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। एक कहानी जो एक सवाल से शुरू हुई थी, एक अनसुलझे रहस्य पर आकर खत्म हुई। तो आखिर में आइंस्टाइन की जिंदगी की कहानी हमें एक ही चीज सिखाती है कि सवाल पूछना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी उस लड़के की है जिसे सिस्टम ने, दुनिया ने लगभग ठुकरा दिया था, लेकिन उसने अपने कभी ना खत्म होने वाले क्यों की ताकत से ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोल दिए। तो ये बात हमें भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसे कितने सवाल हैं जिन्हें हमने बस पूछना छोड़ दिया है, और क्या पता उनके जवाबों में कौन कौन से नए रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हों।